जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अभिनंदन एकेडमी में, जिसमें हम आज से एसएससी जीडी 2026 में जो फरवरी में पेपर होने वाला है उसके लिए मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैथ्स की ये क्लास है जिसमें हम कंप्लीट 20 क्वेश्चन करने वाले हैं और सभी क्वेश्चन का लेवल अच्छा रहने वाला है। तो क्लास को अंत तक जरूर देखना है और हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन पहले आपको खुद से करना है, उसके बाद ही पूरा सॉल्यूशन आपको चेक करना है। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। यदि 400 का 25%, 510 के 40% से x कम है, x परसेंट कम है, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। तो सबसे पहले हम 400 का कितना परसेंट निकाल देंगे, 25%। 400 का 25% निकालेंगे, प्रतिशत हटाएंगे, बटे में 100, 25 चुक 100, और ये 4 से कटेगा कितनी बार में, 100 बार में। वैसे ही हमें 40% निकालना है 510 का। 510 का 40% कितना होगा, प्रतिशत हटाएंगे, बटे में 100 लगाएंगे, 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 4 एकम 4 और 5 चुक 20। अब आप देख सकते हो जो 100 है इससे कितना कम है, 104 कम है। हमें इससे कंपैरिजन किया गया है कि इससे ये कितना परसेंट कम है, तो 1% कम है, उसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हमें निकालना है ये 104 तो ऊपर रखेंगे जो कम है, और किससे, 204 से, गुने में 100। इसको हल कर देंगे, ये 2 से कटेगा, 2 पंच 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा 26 बार में, और ये 2 से कटेगा 51 बार में। दोनों का गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2600 बटे में 51। 51 से इसको डिवाइड करना है। देखो 51 से 5 बार में कितना आ जाएगा, 255, मतलब 50 बार में भाग जाएगा ये, और फिर क्योंकि भाग नहीं जाएगा उसकी, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, 50 को 51 से भाग देंगे, तो एक जीरो और लगानी पड़ेगी, कितना हो जाएगा, 5000। तो लगभग 9 बार में जाएगा ये, तो 50 दशमलव में आंसर आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन दिया है, बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, 50.98%। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक केक का 3/5 हिस्सा 45% लाभ पर, केक का 1/3 हिस्सा 18% लाभ पर, तथा शेष हिस्सा 15% लाभ पर बेचा जाता है। यदि कुल मिलाकर 272 रुपए का लाभ होता है तो केक का लागत मूल्य ज्ञात करें। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो 3/5 हिस्सा और 1/3 हिस्सा दिया है, इसका हम लेते हैं एलसीएम। कितना आएगा इनका एलसीएम, 15, और ये मान लेते हैं टोटल केक। अब इसकी एक यूनिट की कीमत हम मान लेते हैं, एक यूनिट की कीमत कितना मान लेते हैं, 100 रुपए। तो इससे टोटल कुल लागत कितनी हो जाएगी, कुल लागत यहाँ पे इसके हिसाब से कितनी हो जाएगी, 1500 रुपए। तो ये हमने 1500 रुपए कुल लागत, मतलब 1500 सीपी हमने इसका मान लिया है। एक यूनिट की लागत कितनी ले ली है, 100। अब आगे क्या बोला है इसमें, कि उसका 3 बटा हिस्सा 45% लाभ पर, 3/5 हिस्सा, तो 15 का 3/5 हिस्सा अगर हम निकालें तो कितना आएगा, 5 से कटेगा 3 बार में, और 3 तिया 9। ये 9 यूनिट कितने परसेंट लाभ में, 45%। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 100, तो इसको 45% लाभ में बेचेंगे एक यूनिट को, तो कितना आएगा, 145 उसका विक्रय मूल्य। तो 9 का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इसमें 145 का गुना करेंगे, 9 5 45 का 5 हासिल 4, 9 चुक 36, 4 40 की 0 हासिल 4, 9 एकम 9 और 4 13। इसी प्रकार इस 15 का कितना हिस्सा, 1/3 हिस्सा, कितना आएगा, 3 5 15, 5। इसको कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाता है, 18% के लाभ पर। तो एक की कीमत लागत क्या है, 100, इसको 18% लाभ में बेचेंगे, मतलब 118। तो एक का विक्रय मूल्य होगा 118, तो 5 का कितना होगा, इसमें गुना करेंगे हम, कितना आ जाएगा, 5 40 की 0 हासिल 4, और 5 एकम 5 4 9, और फिर 5 एकम 5, तो कितना हो गया, 9 और 5 14। अब बचा कितना शेष, एक यूनिट, इसको कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाता है, 15%। तो 100 का क्या है क्रय मूल्य, तो लाभ 15%, तो 115 में बेचा जाएगा, तो इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 115। इसके हिसाब से अगर हम टोटल एसपी निकालें, अब
तो कितना आएगा ये 5 5 10 की 0 हासिल 1 और 9 और 1 कितना 10 और 1 11 का 1 हासिल फिर 1 3 और 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 5 8 8 और 1 9 और 1 हासिल था 10 की 0 फिर हासिल 1 तो कितना हो जाएगा 2 2010 इसका एसपी हो जाएगा इसके अनुसार जो हम मान के चले। तो यहाँ पे अगर हम लाभ देखें तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा इसमें से इसको घटाएंगे 510 यूनिट। ये एक्चुअल में नहीं है, ये यूनिट में है क्योंकि हम इसको मान के चले थे और हमें एक्चुअल में वास्तविक में प्रॉफिट कितना दिया है 272 रुपए का। मतलब 510 यूनिट की वैल्यू कितनी है 272। तो यहां से चेक करेंगे कितना गुना है ये 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 272 बटे में 510। हमें कितने यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी है 1500 यूनिट क्योंकि ये हम मान के चले थे 1500। तो 1500 में हम गुना कर देंगे कितने का 272 बटे में 510। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल 3 से ये कट जाएगा 3 5 15 और ये 3 से कटेगा 3 एकम 3 3 7 21 17 से ये कट जाएगा 17 एकम 17 10 बचा फिर यहाँ पे 17 छक 102 और 16 पंज 80 800 रुपए इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका सीपी कितना हो जाएगा लागत 800 रुपए। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। हर एक क्वेश्चन को आपको सोल्व करते चलना है और ये मान के चलना है ये केवल एसएससी जीडी के लिए नहीं है, ये सभी एग्जाम जितनी भी एसएससी की एग्जाम होगी एसएससी जीडी एसएससी एमटीएस एसएससी सीएचएसएल एसएससी सीजीएल सभी के लिए क्लास रहने वाली है ये क्योंकि सभी का लेवल ध्यान में रखते हुए सारे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया इस तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास इस क्लास का एक दुकानदार अपनी विज्ञापित कीमत इसको मान लेना क्या विज्ञापित कीमत जो उसकी एमआरपी है अंकित मूल्य कीमत पर 20% की छूट देता है क्योंकि छूट दी जाती है हमेशा किस पे एमआरपी पे अंकित मूल्य पे और फिर भी 10% का लाभ कमाता है। यदि वहां एक वस्तु पर 56 रुपए का लाभ कमाता है तो उसकी विज्ञापित कीमत ज्ञात करनी है मतलब हमें अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम क्या हमारा प्रतिशत को बदलेंगे हम इसमें फ्रैक्शन में 20% का फ्रैक्शन बनेगा 1/5 और ये 5 जब भी यहाँ पे क्या बोला जाए छूट दी जाती है डिस्काउंट परसेंट तो उस केस में बटे में क्या आएगा अंकित मूल्य मार्केट प्राइस। इस पे ऊपर जो आएगा वो क्या रहेगा डिस्काउंट एक 5 रुपए की वस्तु पे 1 रुपए का डिस्काउंट देके बेचा मतलब कितने में बेचा 4 में। ये 4 क्या हो जाएगी यहाँ पे सेलिंग प्राइस। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब अगर हम बात करें आगे क्या बोला गया 10% के लाभ फिर भी वो कितने परसेंट का लाभ कमाता है 10% का प्रॉफिट। ये प्रॉफिट परसेंट की बात हो रही है इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे कितना बनेगा 1/10। तो जब भी प्रॉफिट होगा वो होता है सीपी पे तो इसमें कंपैरिजन सीपी कॉस्ट प्राइस से होता है क्रय मूल्य से मतलब बटे में क्या है जो 10 है इसको हमने माना ये क्या है क्रय मूल्य और इस पे 1 का प्रॉफिट हुआ तो कितने में बेचा यहाँ पे सेलिंग प्राइस हो जाएगी कितनी 11। अब सेलिंग प्राइस तो दोनों जगह क्या होनी चाहिए एक जैसी। अब हमें सेलिंग प्राइस को क्या करना पड़ेगा इक्वल। यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितनी आ रही 11 और यहाँ पे कितनी आ रही 4। इसको सेम करेंगे तो यहाँ पे 11 का गुना करेंगे और यहाँ पे 4 का। रेशियो बैलेंस करने के लिए अगर हमने यहाँ पे 11 का गुना किया है तो यहाँ भी 11 का होगा और यहाँ पे 4 का किया है तो यहाँ भी 4 का होगा। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्रय मूल्य हो जाएगा 40 यूनिट और यहाँ पे अंकित मूल्य हो जाएगा 55 यूनिट और सेलिंग प्राइस दोनों जगह देखो कितनी हो गई 44 यहाँ भी 44। अब रेशियो बैलेंस हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट देखें तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है कितने यूनिट में 4 यूनिट का और 4 की वैल्यू हमें दी थी प्रॉफिट कितने का हो रहा है 56 यूनिट। तो कितना गुना है 4 एकम 4 4 चुक 16 मतलब 14 गुना। हमें बताना था इसका क्या अंकित मूल्य विज्ञापित मूल्य मतलब ये तो इसमें हम 14 का गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 14 पंज 70 की 0 हासिल 7 फिर 14 पंज 70 और 7 77 777 रुपए इसका क्या हो जाएगा विज्ञापित मूल्य। ऑप्शन ए सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास जब 5500 रुपए के मूलधन को वार्षिक 3% की ब्याज दर पर 8 महीनों के लिए निवेश किया जाता है तो 8 महीनों के अंत में अर्जित साधारण ब्याज राशि ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे एसआई का और जिन्होंने थ्योरी क्लास पढ़ी है मेरी तो कई तरीके से मैंने इन सवालों को सोल्व करवाए हैं। क्या है फार्मूला मूलधन गुणित दर
गुणित समय बटे में 100। 5500 रेट कितनी दे रखी यहाँ पे 3%, और ये माह है, माह को वर्ष में चेंज करना पड़ेगा, इसके लिए इसको 12 से भाग देंगे बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होगी, 3 चुक 12, 4 दून 8। 55 गुणित 2 कितना आ जाएगा 110 रुपए, और ये 110 रुपए इसका क्या हो जाएगा एसआई कंप्लीट। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त पर आधारित सवाल है। वार्षिक किस्त में यदि 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर लिए गए 25,220 रुपए को 3 साल की बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना हो तो अनुमानित वार्षिक किस्त ज्ञात करना है। मतलब हमें तीनों जो किस्त है बराबर उनकी वैल्यू ज्ञात करनी है कि एक किस्त कितने रुपए की होगी। तो ऐसे सवाल को हम करेंगे सोल्व डायरेक्ट रेट से, परसेंट से, दर से उठाएंगे इसको कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। 5% का फ्रैक्शन बनेगा 1/20। कैसे बदलते हैं, प्रतिशत हटाते हैं तो बटे में 100 लिखना पड़ता है, ये कट जाएगा 5 दून 10, तो ये आ जाएगा 1/20। अब यहाँ पे देखो 20 रुपए पे 20 यूनिट पे अगर 1 का ब्याज मिला तो कितनी हो गई ये किस्त, पहली किस्त 20 से 21, इसमें ब्याज जोड़ के। अब 2 वर्ष 2 किस्त का अगर बोले तो इसका हमें करना है वर्ग, तो दोनों का इसका वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 400, और ये 441। 3 किस्त का बोला है तो फिर इसका करना है हमें क्यूब, तो 20 का क्यूब कितना होगा 8000, और 21 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, ये आएगा 9261। अब यहाँ पे तीनों किस्त को हमें करना है इक्वल, तीनों किस्त को क्या करना पड़ेगा हमें इक्वल बनाना पड़ेगा। तो ये 9261 है, इसको 9261 बनाने के लिए इसमें 21 का मल्टीप्लाई होगा और इसमें गुना होगा 441 का। अब रेशियो बैलेंस तब होता है अगर हमने यहाँ पे 441 का गुना किया तो यहाँ भी हमें 441 का गुना करना पड़ेगा, और अगर इसमें हमने 21 का गुना किया तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा 21 का गुना करना पड़ेगा। करते हैं सोल्व इसको। इसमें अगर हम 441 का गुना 20 में करते हैं तो कितना आ जाएगा 0, और 2 एक कम 2, फिर 2 चुक 8, 2 चुक 8। वैसे इसमें 21 का गुना करेंगे 0 एज इट इज, 2 0 एज इट इज आ जाएगी यहाँ पे, और फिर 4 एक कम 4, 4 दून 8, और इसमें तो कुछ गुना होगा नहीं, ये आएगा 8000 एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि ये आना है कुल मूलधन जितना धन उसने उधार लिया था। और फिर ये 3 किस्त में बराबर बराबर किस्त, ये कितनी कितनी आ जाएगी, इसका गुना करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आना है 9261, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर कितना आएगा 0 2, और 8 4 12 का 2 हासिल 1, 8 या 24 और 1 25, 25 20, और यहाँ पे ये कितना है 9261। हमें इसकी वैल्यू दी थी, इसकी वैल्यू कितनी थी 25 220, तो चेक करेंगे कितना गुना, ये 1 गुना, तो इसमें भी हम 1 का गुना करेंगे कितना जाएगा 9261, और इस सवाल का हो जाएगा आंसर क्या 9261 रुपए की इसकी एक किस्त होगी। ऐसी 3 बराबर किस्त में यह धन चुकाया जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्सवी रोज सुनीता को 400 रुपए देना शुरू करती है, लेकिन पिछले 5 दिनों से वह सुनीता को प्रतिदिन 1000 रुपए दे रही है। आज तक सुनीता को दिया गया कुल औसत धन कितना है 600 रुपए है। उत्सवी ने कुल कितने दिनों तक सुनीता को धन दिया। तो देखो हम मान लेते हैं उसने जो 400 रुपए दिए, ये शुरुआत में कितने x दिनों तक दिए, और फिर अगले 5 दिनों तक कितना दिया 1000, तो इसमें गुना करेंगे 5 का, 5 दिन तक 1000 दिया, और ऐसे कुल औसतन टोटल दिनों तक कितना दिया 600। तो हम x दिन ये और 5 दिन ये, तो टोटल कितने x प्लस 5 दिन हो गए, और कितना दिया 600 रुपए प्रतिदिन औसतन। तो ये भी कुल धन आ गया, ये भी कुल धन आ गया। इसको सोल्व कर लेंगे अब हम, तो क्या होगा देखो, ये तो 400 एक्स एज इट इज लिखेंगे, प्लस ये हो जाएगा 5000, और इक्वल टू इसमें 600 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 600x, और प्लस 5 30 मतलब 3000। अब इसको सोल्व करते हैं, ये 400x एज इट इज, 600x को इधर लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा, और इक्वल टू कितना है 3000, 5000 ये उधर जाके माइनस होगा, और यहाँ पे बचेगा माइनस का 200x,
और ये हो जाएगा कितना, माइनस का 2000, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर कितना आ जाएगा 2000 बटे में 200। इसको अगर सोल्व करें तो ये कट जाएगा कितनी बार में, इससे 10 बार में, मतलब x बराबर कितना आ गया 10। तो 10 दिन तो ये आ गए और 5 दिन ये बाद में, तो ऐसे टोटल कितने दिन तक धन दिया उसको, 15 दिन तक। ये हमसे पूछा था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, 15 दिन। अगला क्वेश्चन करते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें तो 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई की आयु का अनुपात निम्नानुसार है। ए अनुपात ई क्या दिया हमें, ए अनुपात ई दिया गया है 1:2, और बी अनुपात सी कितना दिया है, ये दिया है 4:3, और इसके बाद ई अनुपात बी हमें क्या दिया है, ये दिया है 1:2, और फिर क्या बोला है, सी की आयु, डी की आयु का कितना है 60%। तो इसको सोल्व करेंगे, प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 तिया 6, 2 5 10, तो सी बटा डी कितना जाएगा, ये 3/5, मतलब सी अनुपात डी कितना आ गया 3:5। और हमें सी तथा डी की आयु का योग 120 है, तो सबसे कम आयु वाले व्यक्ति का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इन सबका अनुपात निकालना पड़ेगा, ए बी सी डी ई और क्या है एफ, यही है 5, ए बी सी डी, एफ नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से रेशियो को, तो आपको चीजें समझ में आएगी। यहाँ पे ई की वैल्यू कितनी है 2, और यहाँ पे ई की वैल्यू कितनी है 1, मतलब रेशियो अनबैलेंस है। यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है 4, और यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो हमें सी की वैल्यू को सेम करना पड़ेगा और ई की वैल्यू को सेम करना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा देखते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें बी की वैल्यू कितनी 4, और यहाँ पे बी की वैल्यू 2, तो बी की वैल्यू 4 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे गुना कर देंगे 2 का। तो देखो ई का मान 2 हो जाएगा और बी का मान, यहाँ पे ये नया रेशियो क्या बन जाएगा 2:4। तो ई की वैल्यू, बी की वैल्यू कितनी होगी 4, ई की 2, और यहाँ पे ई की ऑलरेडी कितनी है 2, तो ये बैलेंस हो गया। और सी की वैल्यू की अगर बात करें तो सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3, और सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3, ये ऑलरेडी सेम है। तो अब रेशियो बैलेंस हो गया। अब डायरेक्ट हम वैल्यू लिख सकते हैं। ए की वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पे 1, और बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी की वैल्यू आ गई यहाँ पे 4, और सी की वैल्यू कितनी है 3 यूनिट रेशियो में। डी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 5, और बात करें हम ई की तो कितनी है ये 2। अब हमें योग दिया है किन किन की आयु का, सी तथा डी की आयु का योग दिया 120। तो सी और डी यहाँ पे कितना है, ये 3 और 5 को अगर हम प्लस करें तो ये कितना आएगा, 3 और 5 यहाँ पे आ रहा है 8 यूनिट, और 8 की वैल्यू कितनी थी 120। तो ये कितना गुना पता चल जाएगा, 8 एकम 8, 8 पंच 40, 15 गुना। हमें उसकी आयु याद करनी है जिसकी सबसे कम है, तो जिसका रेशियो में यूनिट सबसे कम है उसकी आयु सबसे कम होगी। यहाँ पे 1 में हम 15 का गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 15, और इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट क्या 15 वर्ष। तो हमसे पूछा गया था सबसे कम आयु किसकी है, तो वो है 1 की, और कितनी है, वो है 15 वर्ष। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एक्स वाई और जेड एक व्यवसाय में निवेश करते हैं, जिस समय अवधि के लिए वे निवेश करते हैं उसका अनुपात। तो समय अवधि का अनुपात कितना दिया हमें, समय का अनुपात दिया है, कौन कौन निवेश कर रहे हैं, एक्स वाई और जेड, ये दिया 5:3:4। और लाभ का अनुपात क्या दिया है हमें, लाभ का अनुपात दिया है 6:9:8। तो हमें बताना है उनने जो पूंजी निवेश की थी, निवेशित पूंजी का अनुपात ज्ञात करना है। तो हमें पता है यहाँ पे कि जो समय का अनुपात, मतलब जो लाभ का अनुपात होता है वो पूंजी के अनुपात के बराबर ही होता है। लाभ का अनुपात निवेशित की गई पूंजी के अनुपात के बराबर ही होता है। तो यहाँ पे जो भी पूंजी निवेशित की थी इनने, वो इसके समय में गुना होता है, तो वो लाभ का अनुपात बन जाता है। तो ऐसा देखिए कौन सा ऑप्शन है जिसका इसमें गुना करने पे
सेम ये रेशियो बन जाए। तो पहला ऑप्शन उठाते हैं हम। दूसरा तरीका भी सीखेंगे फिर। 6, 10, 15 ये क्या है, मान लिया निवेशित पूंजी का अनुपात। तो इसमें समय का गुना करेंगे 5, 3 और 4। तो ये रेशियो आना चाहिए, क्योंकि समय का और निवेशित पूंजी का इनका गुना करते हैं तो वो लाभ के अनुपात के बराबर आता है। सोल्व करते हैं, 5 एकम 5, 5 दून 10 और 5 3 15। तो यहाँ पे अब ये कटेगा और भी, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दून 4। अब नहीं कटेगा तो 3 कट जाएगा, 3 3 3 3, ये कैंसिल हो जाएगा ये तो ये अनुपात तो बन नहीं रहा है। तो ये तो हटेगा ऑप्शन, ये आंसर नहीं होगा हमारा, पहला ऑप्शन आंसर नहीं होगा। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या है, 15, 10, 6। इसमें गुना करते हैं 5, 3 और 4 का, फिर काटते हैं। ये 5 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो ये अनुपात नहीं बनेगा इससे भी, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब देखते हैं अगला ऑप्शन, ऑप्शन सी क्या है, 6, 15, 10। तो इसमें गुना करके देखते हैं हम किस रेशियो का, 5 और 3, 4। तो 5 से काटते हैं इसको, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 दून 10। तो देखो 6 अनुपात 9 अनुपात 8, ये आ गया लाभ का अनुपात इस ऑप्शन से। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। और दूसरा तरीका क्या है इसमें, और भी अगर आपको निकालना है तो इसमें एक और तरीके से समय के अनुपात से लाभ के अनुपात को डिवाइड कर दीजिए। कितना आ जाएगा, 6/5 और 9/3, और ये आ जाएगा क्या, 8/4। अब इनका एलसीएम ले लेंगे हम, तो 5 3 4 का अगर एलसीएम निकाले तो कितना आएगा, 60। 60 से गुना यहां करेंगे, कुछ मिस्टेक, तो अब ये कट जाएगा। इसको अगर हम काटे तो कितनी बार में कटेगा, 12, और ये इससे कटेगा 20, और ये इससे कटेगा कितनी बार में, 15। और फिर अगर हम इसको और काटे तो ये कट जाएगा 4 से, 4 3 12, 4 5 20, 4 दून 8। फिर कट जाएगा 3 से, हमने इसको किससे काटा है अभी, 4 से, ठीक है। 3 तिया 9 और 3 एकम नहीं कटेगा 3 से, हाँ 3 से कटा, 3 तिया 9, 3 एकम, कुछ गड़बड़ लग रही है। 3 से कटा, 3 तिया 9 और ये 3 5 15। तो ये आ गया 6 अनुपात 15 अनुपात 10, 5 दून 10, ठीक है। तो आप कैसे कर सकते हो, जो समय का अनुपात है उससे लाभ के अनुपात को भाग दे दोगे और फिर उसका एलसीएम लेके सोल्व कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा इसका। तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक पंसारी द्वारा क्रमशः 63 रुपए और 84 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य वाली दो दालों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि 72.5 रुपए प्रति किलोग्राम मिश्रण प्राप्त हो सके। तो इसको हम करेंगे एलिगेशन से। एक की कीमत कितनी है, 63 रुपए प्रति किलोग्राम, और एक की कितनी है, 84, और मिश्रण का क्रय मूल्य कितना है, 72.5। तो इसका रेशियो निकल जाएगा यहाँ से डायरेक्ट, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना है। 84 में से कितना घटाना है, 72.5। तो 84 में से हमें माइनस करना है, तो 10 में से कितना जाएगा, 5, तो कितना बचेगा, ये 5, एक इधर दिया था कितना, 3, 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 1, और 7 में 8 में से कितना घटाएंगे फिर हम, 8 में से घटाएंगे 7, तो ये बचेगा 1, तो ये बचेगा 11.5। और वैसे इसमें से इसको घटाएंगे 63 को, तो कितना बचेगा, ये किसमें से घटाना है हमें, 72.5 में से घटाना है 63 को, तो ये बचेगा 5, और यहाँ पे 12 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, ये 12 में से अगर हम 3 को घटाते हैं तो 9, और एक इधर दिया था 6, तो ये आ जाएगा 9.5। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 5 से कटेगा 5 दून 10, 5 दून 10 और 5 3 15,
और ये 5 एकम 5, 5 नाम 45, 23:19 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास इसका, ए एक कार्य को 110 दिनों में कर सकता है। ए कितने दिनों में कर सकता है? 110 दिनों में। और बी उसी कार्य को कर सकता है कितने दिन में? 165 दिन में। तो हमें ये दोनों साथ मिलकर अगर कार्य करें तो उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? इनका एलसीएम आ जाएगा कितना? 330। इसको हम मानेंगे टोटल वर्क। और यहाँ पे इनकी यूनिट कितनी आ जाएगी? इसका कार्य कितना आ जाएगा एक यूनिट का? 110 से भाग देंगे 3 बार में कटेगा और इससे ये 2 बार में कटेगा। तो ए एक दिन में 3 काम करता है और बी 2 काम। तो एक दिन में ए प्लस बी मिलके कितना कार्य करेंगे? 5। ऐसे टोटल 330 कार्य करने में कितने दिन लगेंगे? 5 से भाग देंगे, 5 छक 30, फिर 5 छक 30, 66 दिन इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। पाइप एक टंकी को 840 मिनट में, और पाइप बी उसी टंकी को ये भर सकता है और ये बी क्या करता है? खाली कर सकता है। कितने? 1050 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो खाली टंकी को भरने में कितने घंटे लगेंगे? हमें आवर बताना है कितने घंटे इसमें लगेंगे टोटल। तो हम इसको पहले मिनट में है तो इसको घंटे में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको अगर हम 60 से भाग दे दें, इसको अगर हम 60 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा? ये आवर में चेंज हो जाएगा। 6 कम 6, 6 चुक 24। वैसे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, 60 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी यहाँ पे, और ये 3 से कट जाएगा पहले। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और कितना हो जाएगा? 3 तिया 9, 3 5 15, तो 35/2। इनका एलसीएम ले लेते कितना आ जाएगा? 70। तो 14 5 70, और ये 35 दून 70, 2 दून 4। फिर आगे ये खाली कर सकता है और ये भर सकता है। दोनों को अगर क्या है एक साथ खोल दिए जाए तो ए प्लस बी को एक साथ खोला जा रहा है। ये 5 यूनिट पानी भरेगा और ये 4 यूनिट खाली करेगा। तो ऐसे हर घंटे में कितने यूनिट पानी आएगा? 1 यूनिट। 70 यूनिट पानी भरने में कितना समय लगेगा? 1 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये लग जाएगा 70 घंटे। 70 आवर इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? एक आदमी 22 सेकंड में 60 मीटर तय करना चाहता है। मतलब उसको टोटल दूरी 600 मीटर ये कितने सेकंड में तय करना है? 22 मिनट में, सॉरी 22 सेकंड में 600 मीटर दूरी तय करना चाहता है। यदि वहां आधी दूरी 25 मीटर प्रति सेकंड की दर से तय करता है तो शेष दूरी को किस गति से तय करना होगा? तो टोटल जो उसको डिस्टेंस तय करनी है वो कितनी? 600 मीटर। और वो इसको चाहता है कि कितने सेकंड में तय हो जाए? ये 22 सेकंड में। परंतु इसकी आधी दूरी मतलब 300 मीटर की दूरी वो किस चाल से तय करता है? 25 मीटर प्रति सेकंड। 25 मीटर पर सेकंड। मीटर से मीटर कैंसिल, 25 एकम 25, कितने बच गए यहाँ पे? 2। 25, सॉरी यहाँ पे कितने बच गए? 5। 25 दून 50, ये ऊपर जाएगा तो 12 सेकंड तो उसको आधी दूरी तय करने में लग गए। अब शेष दूरी जो बची है कितनी? शेष दूरी बची है 300 मीटर। इस 300 मीटर को उसको किस चाल से तय करना है कि टोटल उसको 22 सेकंड लगे? तो 12 सेकंड तो ये लग गए, बचे कितने? 10 सेकंड। 10 सेकंड में ये दूरी तय करनी है उसको, तो टोटल 22 सेकंड हो जाएंगे। तो इस दूरी को उसको तय करना पड़ेगा 30 मीटर पर सेकंड की चाल से। तो ये हो जाएगा इसका आंसर 30 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो आप क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है। एक ही स्टेशन से शुरू होने वाली दो ट्रेनें ए और बी एक ही दिशा में चलती है। यदि 800 मीटर लंबी ट्रेन ए ट्रेन बी में बैठे एक आदमी को 80 सेकंड में पार करती है और 750 मीटर लंबी ट्रेन बी एक खंबे को 25 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन ए की गति ज्ञात करें। देखो एक ट्रेन है जिसकी लंबाई कितनी है? 800 मीटर, और एक इसके आगे ट्रेन जा रही है बी जिसकी लंबाई हमें दी है वैसे 750 मीटर। पर वो जो ट्रेन है इसमें ट्रेन बी में बैठे व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करती है? 80 सेकंड में पार करती है इस व्यक्ति को। तो यहाँ पे
अगर हम बात करें इसकी चाल, ये भी किसी चाल से आगे जा रही है, हमें नहीं पता इसकी चाल, और इसकी चाल हमें नहीं पता है। ये ट्रेन ए है, ये ट्रेन बी है। तो जब भी एक ही दिशा में चले दोनों रेलगाड़ी तो क्या होगी चालें, माइनस ए की चाल माइनस बी की चाल। और वो इसको कितने सेकंड में पार कर जाती है, यहाँ पे इसकी लंबाई इसमें ऐड नहीं होगी क्योंकि व्यक्ति को पार करने की बात हो रही है। तो ट्रेन की लंबाई को हमें भाग देना है समय से, तो इसके चालों का अंतर आ जाएगा। 80 से इसको भाग देंगे 80 सेकंड, तो 0 से 0, तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। और उसके बाद हमें बोला है कि बी जो है, ट्रेन बी की चाल यहां से निकल जाएगी। बी एक खंबे को 25 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन ए की गति ज्ञात करनी है। बी की लंबाई कितनी है, 750 मीटर। ये खंबे को पार करती है, मतलब उसकी खुद की लंबाई को, तो इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 25 से, तो ये बी की चाल आ जाएगी। 25 सेकंड में पार करती है, 25 से 75। ट्रेन बी की चाल कितनी आ गई, 30 मीटर पर सेकंड। हमें ए की चाल याद करनी है, तो बी की चाल यहाँ पे रख देंगे, तो ए की चाल आ जाएगी। ए की चाल माइनस बी की यहाँ रखेंगे, कितनी है, 30 मीटर पर सेकंड, और बराबर में क्या आ गया है ऑलरेडी, 10 मीटर पर सेकंड। ये उधर जाके प्लस होगा, तो एक ही चाल हो जाएगी यहाँ पे 40 मीटर पर सेकंड। मतलब ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा इस सवाल का। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्न का मान ज्ञात करना है। क्या दिया गया है, 8 क्यूब रूट 81 का होल स्क्वायर का क्यूब। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो क्या आएगा, ये पता होगा आपको। ये घटाते हैं अगर हम, तो इसकी पावर कितनी आएगी, 81 का स्क्वायर तो ऑलरेडी है, और इसकी पावर 3 है। ये रूट करनी हटाएंगे तो यहाँ पे इसकी पावर आएगी 1/3, और 1/3 से 1/3, ये 3 से 1/3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 3 से 3 कट रहा है यहाँ पे, और ये आ जाएगा अब हमारे पास क्या, 81 की पावर, यहाँ पे 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4, और ऑलरेडी पावर कितनी है इसकी, 2, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 8, और ये क्या है, 8। इसको हटाएंगे करने को तो क्या लगेगा यहाँ पे, 3 की पावर 8 की पावर 1/8, 8 से 8 कैंसिल, और 3 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन डी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फैक्टोरियल पर आधारित दिया है, बढ़िया क्वेश्चन है। फैक्टोरियल 0 प्लस फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 98 इस तरह से दी है श्रेणी। तो हमें पता है फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी हो, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती है 1, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी होती है 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू होती है, इसको 2 गुणित 2 करके, 2 गुणित 1 करके लिखेंगे कितना, 2। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू आती है 3 गुणित 2 गुणित 1, सोल्व करेंगे कितना, 6। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू आएगी 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1, तो 4 3 12 दूनी 24। वैसे ही फैक्टोरियल 5 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये आएगी कितनी, 120, इसमें 5 का गुना करेंगे तो। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू के लिए इसमें 6 का गुना करेंगे तो 12 छंग 72 और 720। तो अब देखो जीरो आता जाएगा, हमें इन सबको डिवाइड करना है 5 से, और भाग देने पर हमें शेषफल ज्ञात करना है। तो अब ये तो इसके बाद तो जीरो आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम इसकी वैल्यू लिखते हैं, फैक्टोरियल 0 की 1, फैक्टोरियल 1 की 1, फैक्टोरियल 2 की 2, फैक्टोरियल 3 की 6, फैक्टोरियल 4 की 24, फैक्टोरियल 5 की 120, फैक्टोरियल 6 की 100 कितनी है, 720। अब देखो ये जीरो, इससे इकाई के स्थान से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ऐसे अगर हम निकालेंगे भी ये आगे के, तो इनकी जरूरत हमें लगनी नहीं है, क्योंकि हमें याद करना है शेषफल केवल। तो सबको अगर ऐड करेंगे तो अब तो लास्ट में जीरो आता जाएगा, जितनी भी संख्या अब हम फैक्टोरियल में इससे बढ़ाएंगे तो उसमें जीरो आएगा। तो इनको हम छोड़ सकते हैं जहां से जीरो आ रहा है, क्योंकि प्लस करेंगे, अब इनको प्लस करेंगे, 24 6 30, 30 और 2 कितना हो जाएगा, 32, 32 और 2 हो जाएगा कितना, 34। 34 को आपको डायरेक्ट भाग देना है 5 से, तो कितना, 5 छक 30, शेष कितना बच रहा है, 4। शेष यहाँ पे बचेंगे कितने, 4। तो 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सबसे छोटी संख्या का पता लगाए जिसे 2/3 और 3/5 और 6/10 से प्रत्येक से विभाजित किया जाने पर हर बार भागफल के रूप में एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। तो ऐसे सवाल में क्या करना है, हमें जो एलसीएम निकालना है इसका हमें, तो ऊपर की संख्याओं का एलसीएम आएगा और बटे की संख्याओं का एचसीएफ। तो ऊपर की संख्याओं का अगर हम एलसीएम निकालें तो वो आएगा कितना, एलसीएम इनका जाएगा 6 और इनका एचसीएफ निकाले तो 1, तो 6/1 मतलब 6। तो 6 सवाल का करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करें तो, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 16:1 है, उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा। तो वर्गों का क्षेत्रफल होता है, तो हमने दो वर्ग मान लिए, एक A1 उसका क्षेत्रफल A1 का स्क्वायर और दूसरा मान लिया A2 उसकी भुजा A मानी है, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा A2 का स्क्वायर। मतलब दो वर्ग हमने ले लिए ऐसे जिनकी भुजा A1 और A2 है। अब इसका क्षेत्रफल कितना दिया, अनुपात कितना दिया, 16:1। यहां से अगर हम A1 रेशियो A2 निकाले तो इनका निकालना पड़ेगा वर्गमूल। 16 का वर्गमूल कितना, इधर से इसको हटता है, इस पे करनी, तो इसका वर्गमूल आ जाएगा कितना 4 और इसका आ जाएगा कितना 1। तो A1 और A2 भुजा का अनुपात आ गया 4:1। परिधि का हमसे पूछा है, परिधि का अनुपात, तो परिधि का अनुपात होता है, इसमें गुना करना पड़ेगा 4A1 और यहाँ पे क्या जाएगा 4A2। 4 से 4 तो कैंसिल होगा, तो जो भुजा का अनुपात होता है वही किसका अनुपात होगा, परिधि का। 4:1 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 24 मीटर की भुजा वाले एक समचतुष्फलक का आयतन का पता लगाएं। तो चतुष्फलक का आयतन का फार्मूला याद रख लेना आपको। चतुष्फलक का आयतन एक का क्यूब बटे में 6√2। तो एक ही जगह पे रखना है 24 और 24 का क्यूब करेंगे तो 24 गुणित 24 गुणित 24 बटे में 6√2। अब इसको सोल्व करते हैं तो √2 का गुना ऊपर करना है, √2 का गुना नीचे करेंगे, तो ये हो जाएगा 6 से कटेगा 6 चुक 24, √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और 2 से 4 कितनी बार में कट जाएगा 2। 24 गुणित 24 हो जाएगा 576, 576 गुणित √2, इसका गुना करेंगे इसमें, 2 छंग 12 का 2 हासिल 1, 2 7 14 और 1 15 का 5 फिर हासिल 1 और कितना 2 5 10 और 11, 1152 इसका करेक्ट आंसर होगा। मतलब ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा इसका, मीटर क्यूब। अगला सवाल क्या है, एक दुकानदार 300 रुपए में कुछ सामान खरीदता है, यदि खर्च उसके लागत मूल्य का 20% है, तो 30% लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। क्या है, एक दुकानदार 300 रुपए में कुछ सामान खरीदता है, उसने 300 रुपए में कोई सामान खरीदा और इसका जो लागत, खर्च उसके लागत मूल्य का 20%, तो इसने इस पे खर्च भी किया, जो लागत है इसका 20%, तो कुल कितने में पड़ेगा, ये 20% इसका निकाल के इसमें जोड़ेंगे, ये अपने आप में 100% है, तो इसका 120% निकाल देंगे, तो ये इसका क्या जाएगा, कुल लागत मूल्य जाएगा 120 बटे में 100। और फिर इसको कितने परसेंट लाभ पर बेचना है, 30% के लाभ पर, तो 30% के लाभ पर फिर इसको बेचना है, तो फिर ये अपने आप में 100%, 30% बढ़ा के इसको बेचेंगे तो 130 बटे में 100। इसको हल कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और यहाँ पे फिर ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा 13 दूनी 26 का 6 हासिल 2, 13 एकम 13 और 2 15 गुणित 3, 3 का गुना इसमें करेंगे, 3 चुक 12 का 2, कुछ मिस्टेक करिए क्या, 3 छंग 18, सॉरी 3 छंग 18 का 8, इकाई के स्थान पे 8 एक ही मारा, ये आंसर होगा। 3 छंग 18 का 8 हासिल 1, 3 5 15 और 1 16 का 6 फिर हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, 468 रुपए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आज की क्लास का हमारे पास बचा है लास्ट क्वेश्चन। क्या दिया है, ए एक काम को कितने दिन में कर सकता है, 50 दिन में। ए एक काम को कर सकता है 50 दिन में और बी उसी काम को कर सकता है कितने दिन में, 40 दिन में अकेला। अब इनका अगर एलसीएम ले तो ये आएगा 200, ये 5 से कटेगा कितनी 4 बार में और 4 से
40 से 5 बार, 50 से 4 बार में कटेगा, 40 से 5 बार में, ये इनकी इफिशियंसी आ गई, ये टोटल वर्क है। ए द्वारा काम आरंभ किया जाने के 20 दिन बाद बी उसमें शामिल हुआ। तो ए ने अकेले ने कितने दिन काम किया? 20 दिन। एक दिन में 4 काम होता है, तो 20 दिन में कितना काम होगा? ये हो जाएंगे कितने, 4 पंज सॉरी 20 चुक 80, 80 काम हो गया। शेष काम किसने किया? शेष काम बचा है, शेष काम 200 में से 80 घटा देंगे 120। ये काम में ए और बी दोनों ने किया। ए एक दिन में करता है 4 काम, बी 5, एक दिन में 9 काम। तो ऐसे 120 काम करने में कितना समय लगेगा? 9 से भाग देंगे इसको, तो 3 से काटेंगे पहले, 3 तिया 9 और ये 3 चुक 12, इसको भाग देंगे 3 से, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो फिर पॉइंट में आता जाएगा 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो 13.333 दिन, इतने दिन इसमें लगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, हमसे पूछा क्या है, तो कुल कितने दिनों में काम पूरा हुआ? तो 20 दिन तक तो काम यहाँ पे चला था और इतने दिन और बाद में दोनों ने मिलकर किया, तो टोटल कितना आ गया? 33.33 दिन में काम हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ये आज की क्लास में हमने टोटल 20 क्वेश्चन किए हैं मैथ्स के। तो आपको क्या करना है, इस क्लास को तो आपने देखी है, इसे हर दिन अब आपको इसमें एक मॉक टेस्ट मिलने वाला है, जिसमें हम मैथ्स के 20 क्वेश्चन करेंगे, जो कि सभी एग्जाम के लिए रहेगा, केवल एसएससी जीडी के लिए नहीं, बाकी जितनी भी एसएससी की एग्जाम है सभी के लिए क्लासेस आपके लिए फायदे करने वाली है। और उसके बाद अगर हम बात करें, तो इस चैनल पे मैं रीजनिंग के भी सेट बहुत जल्दी करवाने वाला हूं आपको। तो क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।